ठीक है, तो इसको हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो इस पूरे फिगर का हम इसमें जो बड़ा वाला बॉल है इसका जो है हम एफ बी डी ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पे। तो एफ बी डी ड्रॉ हो गया था। अब इसमें हमको देखना था कि कैसे इसको ड्रॉ किया गया है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी बॉडी को हम एफ बी डी ड्रॉ करते हैं तो उस पूरे फोर्स सिस्टम से उसको अलग कर लेते हैं। उस पूरे फोर्स सिस्टम को अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद उस पर लगने वाले सारे रिएक्शंस को हम उस पर अप्लाई करके और देखते हैं कि वो फोर्स सिस्टम में उस पर किस तरीके से फोर्स एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन द एंटायर अरेंजमेंट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम में, अगर पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो उसके हर एलिमेंट, एवरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट अरेंजमेंट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि अगर कोई सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में है तो उस सिस्टम में जितने भी एलिमेंट, जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं वो सब कुछ इक्विलिब्रियम में होंगे। देन टू एनालाइज द इक्विलिब्रियम केस, ठीक है, अगर अब एनालाइज करना है इक्विलिब्रियम का, फर्स्ट वी आइसोलेट द ईच बॉडी फ्रॉम द होल अरेंजमेंट एंड कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ ईच बॉडी सेपरेटली। ठीक है, अगर उस पूरे फोर्स सिस्टम में किसी भी बॉडी का हमको इक्विलिब्रियम चेक करना है तो हमको क्या करना होगा कि हम उसको इक्विलिब्रियम से रिमूव करके उसको आइसोलेट, एक बॉडी को हम निकालेंगे और उस पे लगने वाले सारे फोर्स, सारे रिएक्शन को कंसिडर करते हुए उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, सेपरेटली ईच बॉडी को हम स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या था, द डायग्राम शोज एन आइसोलेटेड बॉडी विथ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल। ठीक है, अब ये जो है वो एफ बी डी है बड़े वाले बॉल का, जिसपे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो इस पे लग रहा है उसको दिखाया गया है। ठीक है, दैट इज फोर्स रिसीव्ड बाय दैट बॉडी एंड नॉट अप्लाइड बाय इट। ठीक है, यानी इस बॉडी को जो हम स्टडी कर रहे हैं, बॉडी को इस बॉडी को जो हम स्टडी कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस पे जो भी अप्लाइड फोर्स है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, ना कि ये किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ क्लियर साफ लिखा हुआ है क्या, कि हम इस सिस्टम में इसको ही स्टडी कर रहे हैं, क्या, फोर्स रिसीव्ड बाय दैट बॉडी। ये बॉडी जो है वो जो फोर्स रिसीव कर रहा है, जो फोर्स रिसीव कर रहा है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एंड नॉट नॉट अप्लाइड बाय इट, जो इसके द्वारा किसी बॉडी पे अप्लाई किया गया है उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब ये फिगर जो है वो शो कर रहा है फ्री बॉडी डायग्राम के, ये फोर्स सिस्टम है और ये जो है फ्री बॉडी डायग्राम है बड़े वाले स्फेयर का। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है कि वो सेम फोर्स जो है वो उसके ऊपर भी लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो फोर्स की वजह से खुद पे रिएक्शन लगे उसी को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं कि मान लेते हैं कि हम सरफेस पे या ग्राउंड पे खड़े हैं, तो हम एक वर्टिकल डाउनवर्ड, मेरा जो मास है वो एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है जिसको हम ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन सिमिलर अमाउंट में ग्राउंड जो है वो हमारे ऊपर भी फोर्स लगा रहा होता है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी जो भी फोर्स लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, जो भी रिएक्शन लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस दैट whenever a body lying on a horizontal or inclined surface, ठीक है, is in equilibrium, its weight act vertically downward through its center of gravity। ठीक है,
इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस दैट वेन एवर बॉडी, ठीक है, अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी कोई बॉडी जो है वो हॉरिजेंटल या इंक्लाइंड सरफेस पे लाई करती है और वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि कोई भी इंक्लाइंड सरफेस हो, कोई भी इंक्लाइंड सरफेस हो या हॉरिजेंटल हो, कोई भी इंक्लाइंड सरफेस हो, ठीक है, या हॉरिजेंटल सरफेस हो, ठीक है, इस पे जो हम क्या करते हैं कि इस पे जो फोर्स लगता है अगर वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उसका जो वर्टिकल डाउनवर्ड जो है वो फोर्स लगेगा, ठीक है, lying horizontal or inclined surface in equilibrium its weight act vertically downward through center of gravity, ठीक है, तो जो इस पे फोर्स लगेगा, जो इस पे वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अगर किसी हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड सरफेस पे कोई बॉडी लाई करता है तो उसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलाउ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि द सरफेस, ठीक है, द सरफेस इन टर्न्स एक्सर्ट एन अपवर्ड रिएक्शन ऑन द बॉडी, ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं कि किसी सरफेस पे खड़े हैं तो हम सरफेस से जो है वो एक रिएक्शन हमको मिलता है जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमको रिएक्शन देगा। दिस रिएक्शन विच इज टेकन टू एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एंड इज जनरली डिनोटेड बाई आर, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर रिएक्शन मिलता है, प्लेन के परपेंडिकुलर रिएक्शन, यानी अगर हॉरिजेंटल है, अगर हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल लोड लगा रहे हैं तो हॉरिजेंटल रिएक्शन भी मतलब उसके परपेंडिकुलर जो है हमको रिएक्शन भी मिलेगा। लेकिन अगर इंक्लाइंड हम सरफेस पे लोड लगा रहे हैं तो जो हमको रिएक्शन मिलेगा वो जो रिएक्शन हमको मिलेगा वो क्या होगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसको जनरली आर से डिनोट करते हैं जो रिएक्शन है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट, ठीक है, इट इज बिन इंटरेस्टिंग दैट द नॉर्मल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो फ्रिक्शन के फील्ड में इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, ठीक है, यानी जो रिएक्शन होता है वो फ्रिक्शनल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। अब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड वारिग्नन थ्योरम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और वारिग्नन थ्योरम। इसमें क्या कहा गया है कि जब भी कोई फोर्स लगता है और उसको हम क्या कहते हैं कि उसका जो फोर्स का जो रिएक्शन मतलब फोर्स का जो उसका जो फोर्स है वो हम क्या करते हैं कि इस किसी दूसरी जगह स्टडी कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि फोर्स जो है वो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होके हमको किसी दूसरे जगह का वो मोमेंट बताता है। जैसे स्टेटमेंट देखते हैं कि इट इज स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ फोर्स about a point is equal to the sum of the moment of that force component about the point or the moment produced by the resultant force is equal to the moment produced by the force component, ठीक है। सिंपली ये कहा गया है कि मैथमेटिकली ये है कि समेशन ऑफ किसी भी पॉइंट पे जो हम मोमेंट अगर चेक करते हैं तो वो क्या होता है कि समेशन होता है सारे मोमेंट का। जैसे जैसे अगर किसी बीम पे हम लोड लगाते हैं, ठीक है,
और वो रिएक्शन ये F1 फोर्स है, मान लेते हैं ये F1 फोर्स है, तो क्या होगा कि इसका जो डिस्टेंस होता है वो हम मान लेते हैं R है। तो जो इस सपोर्ट पे जो हमको मोमेंट मिलेगा वो क्या होगा, F इंटू आर, ठीक है, वो F इंटू आर होगा। अगर हम नंबर ऑफ फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मान लेते हैं कि बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, तो क्या होगा कि उस सबका समेशन होगा। जैसे अगर ये F1 है तो F1 इंटू R1 प्लस F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैथमेटिकली जो है इक्वेशन ये होता है, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन तो ये होता है। फिर उसके बाद मोमेंट प्रोड्यूस, अब क्या लिखते हैं, मोमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स F अबाउट पॉइंट एनी पॉइंट O इज इक्वल टू मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू द फोर्स कंपोनेंट, ठीक है। अब एक एग्जांपल की तरह इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई फोर्स जो है, एग्जांपल देखो यहाँ लिखा हुआ है, लेट अस कंसिडर ए फोर्स एक्टिंग ऑन एट ए पॉइंट A एंड दिस फोर्स क्रिएट द मोमेंट अबाउट O, ठीक है। अगर कोई फोर्स जो है वो किसी ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और वो फोर्स जो है किसी ओ पॉइंट पे मोमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। जो वो कितना क्रिएट करेगा, विच इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए, जो आर डिस्टेंस अवे है, ठीक है, तो वो कितना मोमेंट क्रिएट करेगा, वो क्या होगा, एफ इंटू आर। अगर हम इसको फिगर के फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ है कि लेट अस कंसिडर ए फोर्स F एक्टिंग एट ए पॉइंट A। मान लेते हैं कि ये O है और ये फोर्स जो है वो F है, ठीक है, और ये जहाँ लग रहा है वो पॉइंट A है, ठीक, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, वो R है, ठीक है। तो जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा, जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये जो फोर्स लगा हुआ है F इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, ठीक है। तो ये बताएगा इसका मोमेंट, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है, और जो R है वो भी अलग अलग है, तो क्या होगा, इनका समेशन होगा F1 इंटू R1, F2 इंटू R2, F3 इंटू R3, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल देखो यहाँ दिया गया है कि now resolve the force into its component F1 and F2 in such a way that, ठीक है, F equals to F1 plus F2 as shown in figure B। फिगर तो इसमें नहीं है लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद द मोमेंट प्रोड्यूस बाय दिस कंपोनेंट इज O। देखो अब यहाँ O जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 0 है, लेकिन टोटल मोमेंट जो है वो टोटल कितना होगा, मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू फोर्स F1 की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, समेशन जो है वो तो सब 0 होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। लेकिन अब समेशन ऑफ मोमेंट क्या होगा, मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू फोर्स F1 की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है, और दूसरा मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू द फोर्स F2 की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है। अब इसको लिखे कैसे हैं, जैसे मोमेंट ये है तो F1 इंटू आर प्लस F2 इंटू आर, ठीक है। जैसे अगर हम इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो मान लेते हैं ये बीम है, जो फोर्स पॉइंट लग रहा है, एक F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है, दोनों फोर्स सेम प्लेस पे लग रहे हैं, ये एक F1 है और ये F2 है, ये F2 है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो R है। तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया गया है, फोर्स को F को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया गया है, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया गया है यहाँ पे, ठीक है।
तो F1 और F2 को F को दो पार्ट में दिखाया गया, F1 और F2, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, तो जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, F1 इंटू R। ठीक है, F1 इंटू R। अब दूसरा क्या होगा, F2 इंटू R। ठीक है, अब इसी को हम समेशन करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 ब्रैकेट में इंटू R। ठीक है, जहां पे F क्या है, F1 प्लस F2 है। ठीक है, ये कुछ फिगर इस तरीके से बन के आएगा, ये फिगर कुछ इस तरीके से बन के आएगा। अगर मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो भी अलग अलग होता है, एक का R1 होता है, एक का R2 होता है, तो क्या लिखते हैं हम, F1 इंटू R1 प्लस F2 इंटू R2। तो ये हमको समेशन मिलता है मोमेंट का। ठीक है, ठीक है, अब लॉ ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम हम देख रहे हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा। इट स्टेट दैट द एक्शन ऑफ ए गिवन फोर्स सिस्टम, इट स्टेट दैट द एक्शन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी will remain same if we add or subtract them to get them another system of force in equilibrium। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि किसी से फोर्स सिस्टम जो है वो अगर इक्विलिब्रियम में है, और हम क्या करते हैं कि कोई भी उसमें से सेम इवेंट में अगर हम कोई फोर्स को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, फिर भी वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, क्या है, इफ इट स्टेट्स दैट द एक्शन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी विल रिमेन सेम। ठीक है, क्या है कि कोई भी फोर्स सिस्टम जो है वो हम अगर किसी रिजिड बॉडी पे कोई भी फोर्स लगाया जा रहा है, वो फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, देन इफ we add or subtract from them another system of force in equilibrium। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस फोर्स सिस्टम में कोई भी फोर्स सिस्टम का को सब्सट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स में क्या कह सकते हैं ऐसे, कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो हम उस फोर्स को मूव करा सकते हैं बिना किसी लाइन ऑफ एक्शन को चेंज किए। ठीक है, अगर किसी पार्ट में फोर्स लग रहा है, उसी पार्ट के फोर्स को हम किसी दूसरे पार्ट में लगा सकते हैं, लेकिन क्या करें कि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मे बी चेंज्ड। ठीक है, जो जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है उसको चेंज किया जा सकता है टू एनी अदर पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, किसी दूसरे एक्शन के किसी दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, बिना लाइन ऑफ एक्शन को चेंज किए। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन द एक्सटर्नल इफेक्ट्स प्रोड्यूसेस बाय द फोर्स। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का वो चेंज किया जा सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, लेकिन ये किस तरीके से चेंज होगा, कि हम इस तरीके से चेंज होगा ताकि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज ना हो, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो क्या होगा कि उसके उस पर कोई इफेक्ट, उसके उस बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, तो इस फिगर में देखें तो ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको फोर्स यहाँ लगाया गया है। ठीक है, उस फोर्स को यहाँ लगाया गया है। ठीक है, लेकिन इस ए फिगर में देखें और बी फिगर में देखें तो उसी फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, इस फोर्स के लेफ्ट साइड में, इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में हम फोर्स लगा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इस फोर्स को ऑब्जेक्ट के राइट साइड में रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी लाइन के अलोंग में जो है वो फोर्स लगा हुआ होना चाहिए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट अभी
इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे इसके, और उसके बाद जल्दी से इसको थ्योरी जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।